आप ब्लड डोनेट करते हो वहाँ की निडल्स सब ठीक होती हैं या फिर कोई हार्मफुल चीज तो नहीं होती? नहीं नहीं, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा। उसको फॉलो करना होता है। वो सब काम अब ऑनलाइन होता है, कब किसका डोनेशन हो रहा है और वो ब्लड डोनेट किया हुआ किस पेशेंट को जा रहा है। वो एनबीटीसी और एसबीटीसी दो बड़ी संस्थाएं हैं, भारत सरकार के अंतर्गत चलती हैं। एनबीटीसी का मतलब होता है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, इसी तरह से एसबीटीसी यानी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ये ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे ब्लड बैंकों का सबका संचालन उनके आधार पर होता है, उनकी लाइसेंस देने की प्रक्रिया, उनको जांच करने की प्रक्रिया, उनको ऑडिट करने की प्रक्रिया, वो सब ये एनबीटीसी और एसबीटीसी करती हैं। ठीक है। सभी का ये हर जिले में एक एक नोडल ऑफिसर होता है जो सब पर नजर रखता है, सबके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करता है और उनकी क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसका सारा अवलोकन भी करता है। सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कागज रजिस्टर पेपर के साथ साथ ऑनलाइन वर्क के लिए अलग से पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे भी सारी एंट्री होती है कि किसने किस ग्रुप का कब क्या ब्लड दिया और वो किसको उपयोग किया गया। हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं वह हैं राष्ट्रीय चेतना मिशन के फाउंडर मिस्टर हेमंत सिंह। तो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सम्राट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा है आज के हम इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि जैसे पॉडकास्ट चल रहा है तो कॉल हो गए, मैसेज हो गए, या फिर और भी आपके परिचय में बहुत सारे लोग हैं कि भाई हमारे हेमंत जी तो आ ही नहीं रहे। मैंने कि हम तो बुलाना चाह रहे हैं पर उनको टाइम मिले तब ना। ये हमारे शुभ चिंतकों का प्यार है और आप लोगों का सम्मान है इतना कि आप लोग इतना हमको सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। और आप इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी संस्था को लेके, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी संस्था के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं। वैसे तो बखूबी सब जानते ही हैं पर फिर भी एक बार। हमारी संस्था यानी राष्ट्र चेतना मिशन जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबसे पहले हमने अपने संगठन के विचार में देश को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव से, देशभक्ति के भाव से, देश में रहने वाले लोगों की सेवा और सहायता करने के संकल्प को एक मिशन के रूप में हमने ग्रहण किया है कि ये हमारा सबका लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयास है कि देश, धर्म, संस्कृति इन सब की रक्षा के साथ साथ समाज में जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, शोषित हैं, कि अलग अलग परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनकी यथासंभव मदद करने का हमने ये बीड़ा उठाया है। ईश्वर ने जितनी क्षमता, जितनी सीमा, जितने संसाधन प्रदत्त किए हैं, उनके माध्यम से समाज के सहयोग से समाज की सेवा करने का हमने ये पहल शुरू की है। और अब ये पिछले 9-10 वर्षों से ये सफ़र हमारा बहुत विस्तृत हो चुका है। बहुत सारे युवा हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में जुड़े हैं। समाज के बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हमारे सहयोगी के रूप में जुड़े हैं। अलग अलग स्थानों पर लोग हमें सराहना करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? मैं अपने सामाजिक जीवन के प्रारंभ के बारे में अगर बात करूं तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक के साथ ही फिर मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। मैं मौलिक रूप से यानी मूल रूप से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। संघ के ही द्वारा जो विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ। तो ये राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव हमें वहाँ से ग्रहण किया। फिर परिवार में भी कुछ वातावरण हमारा ऐसा रहा। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय श्री सरदार सिंह जी। उनके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना, बहुत प्रत्यक्ष उनका सानिध्य हमें नहीं मिल पाया। हम बहुत छोटे रहे होंगे तो उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके संघर्षों के, उनके परिश्रम के किस्से बहुत सुने, उनके बहुत सारे दस्तावेज हमने देखे। तो दादाजी को हमने आदर्श माना। स्पष्टता से कहूँ तो दादाजी के वंशज के रूप में उनके आदर्शों को आत्मसात करके हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया, अपना जीवन लगाया। अब देश आज़ाद हो चुका है तो अब देश की आज़ादी के बाद जो हमारी नागरिक के रूप में जिम्मेदारियां हैं उनको हम अच्छे से निभा सकें, ये हमने बचपन से ही पढ़ा और सुना। फिर संघ के अनेक संगठनों में मैं काम किया। उसके बाद में मैं एक शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। तो
ईश्वर ने मुझे व्यवसाय भी ऐसा दिया जहां मैं शिक्षा के साथ साथ सेवा भी कर सकूं। तो शिक्षक के रूप में भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सेवक के रूप में भी समाज में जहां हमारी आवश्यकता है, जहां लोग हमसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हम प्रयास करते हैं। राष्ट्र चेतना मिशन देश के प्रति चेतना जागृत करने का हमने प्रयास किया, समाज के प्रति चेतना जागृत करने का प्रयास किया। समाज के सहयोग से ही ये सारी सेवाएं और गतिविधियां संभव हो पाई हैं। अच्छा, तो ऐसा आपने क्या देखा या कहाँ से मन में आया कि भाई ये तो आपने अभी बता दिया कि भाई परिवार का माहौल ऐसा रहा है हमारा, आपके दादाजी, आपके पिताजी, खुद आप, तो वो ना एक परवरिश हमारी ऐसी ऊपर से हमारे परिवार में सब चीज़ चलती आई है। मगर कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि आपको भाई मैं ये तो चलो देश के लिए हमारे पूर्वजों ने किया, आपके दादाजी ने, इन सब ने किया, तो सेम आपने ऐसा बीड़ा उठाया कि ये भी वही काम कर रहा है पर थोड़ा डिफरेंट है ना। तो ये कौन से सन की बात है या कोई ऐसी बात हुई या किसी ने आपको इंस्पायर किया हो कि भाई अब ये शुरू करते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। 2016 में हमने इस संगठन की नींव रखी। हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई सीए मनीष मांगलिक जी, जो हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं, और कुछ ऐसे अपने शुभचिंतकों के साथ में विचार विमर्श किया हमने कि अब हम समाज में संघर्ष बहुत लंबे समय से कर रहे थे, अब सेवा के मार्ग पर हमें प्रशस्त होना चाहिए। तो हमने विचार विमर्श करके इस संस्था का निर्माण किया, राष्ट्र चेतना मिशन। उसको एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड कराया। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे युवाओं को उसमें जोड़ा, प्रेरित किया। चूंकि मैं पहले विद्यार्थी परिषद में, बजरंग दल में भी युवाओं के बीच में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ में काम किया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आवश्यकता थी उनको सही डायरेक्शन देने की, कि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो सोच है, उसको देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में हम लगा सकें। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हमने संगठन का यह सफर शुरू किया। और जहां तक आप अनुभव की बात करेंगे, तो सामाजिक जीवन में अनेक बार ऐसे अनुभव हम लोगों को आते थे जहां लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं। हम अस्पतालों में जाया करते थे तो लोग ब्लड की कमी से जूझ रहे हैं। बुलंदशहर में केवल एक ब्लड बैंक उस समय हुआ करता था, जिला अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संचालित एक ब्लड बैंक, इतना बड़ा जिला, ब्लड की कमी रहती थी। लोग रक्तदान करने में बहुत संकोच करते थे, बहुत भय होता था, बहुत सारी भ्रांतियां होती थी। तो ऐसे तड़पते बिलखते लोगों के दुख को दूर करने का हमने ये उस समय भी बीड़ा उठाया कि हम इनके दर्द को दूर कर सकते हैं अगर हमारे खून देने से किसी की जान बच सकते हैं। हमारा कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा, हमें कोई हानि नहीं हो रही, कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा। तो स्वयं से हमने शुरुआत की। सबसे पहले मैंने अपना, फिर अपने साथियों को, और आज ये कारवां बढ़ते बढ़ते हजारों लोगों तक पहुंच चुका है। और बहुत सारे लोग अपने उन संकोचों को छोड़ करके आज रक्तदान के लिए प्रेरित रहते हैं, रक्तदान के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम यहीं शहर में रहते हैं, ये तो बखूबी हमने देखा हुआ है। इवन जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपके 2 पेज हैं, एक आपका, एक राष्ट्रीय चेतना संगठन का, तो वहां मैं देख रहा हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो पा रहा कि ये लोग ये मतलब आपसे जुड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया तो एक तो आप हो गए, तो ऐसे क्या मेंबर थे कि जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक साथ दिया, या अभी भी हैं, या हट गए, या किसी और संस्था में चले गए? तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसके शिष्यों की सफलता। जो लंबे सफर में 20-25 वर्षों के सामाजिक जीवन में अनेक विद्यार्थी, अनेक युवा हमारे साथ जुड़े, समय के साथ साथ बहुत कुछ सीखा उन्होंने, बहुत कुछ अपने जीवन में, परिवार में हासिल किया। धीरे धीरे सब अपनी रुचि के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, और क्या कहूँ, अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हैं। और मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है इस बात को बताने में। आज राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो किसी न किसी समय पर कुछ अवधि के लिए हमारे साथ सेवा में, हमारे संगठन में, या उससे पहले के हमारे सामाजिक जीवन में रहे, वो अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और राष्ट्र चेतना मिशन की अगर हम बात करें, तो राष्ट्र चेतना मिशन में भी जितने लोगों ने हमारे
मुख्य 7 ट्रस्टियों ने ये सफर को प्रारंभ किया था, वो सातों अभी भी 10 वर्षों से बने हुए हैं। 10 वर्षों में हमारा संगठन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। बुलंदशहर से शुरू हुआ सफर हमारा करीब 15-20 जिलों में अब स्थापित हो चुका है। सभी जगह लोग इसी प्रकार के रक्तदान की सेवा, लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की सेवा, निर्धन कन्याओं के विवाह की सेवा, अनाथ बच्चों की शिक्षा की सेवा, नेत्रदान, अंगदान, देहदान हेतु सेवा, इस तरह के सेवा कार्यों में प्रेरित होते हैं। सोशल मीडिया के कारण भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, तो लोग स्वयं संपर्क भी करते हैं हमारे सेवा कार्यों को देखकर, और उसी से हमारे कार्यों का विस्तार होता है। जी, अच्छा, अभी तो आप संस्था काफी पुरानी हो गई है, लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे आपके साथ के आपको लगता है कि हाँ, बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। देखो, अगर किसी का प्रॉपर नाम लिया जाए तो ठीक नहीं होगा, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके सपोर्ट में जो दिल जान से खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम ले और उनके बारे में थोड़ा मुझे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि हमारी संस्था की स्थापना के जो मुख्य मार्गदर्शक रहे, हमारी संस्था के संरक्षक आदरणीय सीए मनीष मांगलिक जी, जो तन से, मन से, धन से, पूर्ण मनोयोग से हमारे प्रत्येक कार्य में सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनका सबसे बड़ा मैं आभारी हूं, क्योंकि मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता, सेवक के रूप में काम करता था, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी शायद ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से उन्होंने मुझ में कुछ क्षमता, योग्यता देखी और ये जिम्मेदारी मुझको सौंपी कि हम इस संगठन का निर्माण करके आगे चलें। और वो छोटी सी धारा आज बहुत बड़े अथाह सागर का रूप ले चुकी हैं। वो मनीष जी हैं, महावीर जी हैं, गौरव जी हैं, कपिल राणा जी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रारंभिक समय के साथी, और आज भी युवाओं की बहुत बड़ी टीम, जिसको मैं पूरा श्रेय देता हूं हमारे सारे सामाजिक कार्य का। किसी भी संगठन का सम्मान या फिर अपमान वो उसके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। उन कार्यकर्ताओं का आचरण कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी भावनाएं, मानसिकता और सोच कैसी है, उनका समाज में छवि कैसी है, इन सब से ही किसी संगठन का संचालन हो पाता है। तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत श्रद्धा के भाव से, समर्पण के भाव से, कर्मठता के भाव से समाज के प्रति अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को निभा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने मुख से इस बात की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं का कि 24 घंटे हमारे लोग तत्पर रहते हैं किसी भी लावारिस लाश को उसके अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए। किसी नाले में, गड्ढे में या रोड एक्सीडेंट में घायल हुए गाय, बैल, बंदर, कुत्ता की सहायता करने के लिए, कोई भी दुर्घटना, कहीं भी कोई सूचना आती है तो तत्काल क्विक रेस्पॉन्स हमारी टीम करती है। और ये सब संभव हुआ है भगवान की कृपा और हमारे सब लोगों के प्रयास से। जी 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 सर, अभी तो आपने इतने सारे फील्ड बता दिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। जी जी तो अभी मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पुस्तिका देख लेता हूँ आपकी भाषा बोले तो, क्योंकि अच्छा सर, जो आपकी राष्ट्रीय चेतना मिशन जो फाउंडेशन है, इसमें ब्लड शिविर की जो आयोजन होता है, ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, और इसमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं चीजों को लेके, जैसा कि मैंने इधर उधर पता किए, आपने सर्वे किया है। तो पहले तो इसकी जो खास विशेषताएं, आप कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या प्रक्रिया होती है, इनकी डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे पे थोड़ा बताइए आप। ठीक है, हमारे ये 18-20 प्रोजेक्ट जो सेवा कार्य चल रहे हैं, इनमें सबसे पहला काम हमने ये रक्तदान से ही शुरू किया था। जब लोगों में बहुत भय रहता था, कोई साधन भी नहीं थे, उतनी जागरूकता भी नहीं थी, तो 2011-12 से हमने रक्तदान की शुरुआत की, जब मैं बजरंग दल का जिला संयोजक था। ठीक है। तो जिला अस्पताल में एक ब्लड बैंक था और हम लोग वहाँ ब्लड बैंक पर अपने राम मंदिर आंदोलन में शहीद बलिदान हुए ऐसे अमर हुतात्माओं के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए हर साल रक्तदान का आयोजन करते थे। बुलंदशहर में भी हमने उसकी शुरुआत की। 8 अक्टूबर को वो दिन होता है। तो उसके बाद में फिर वो हम बढ़ते चले गए। उस समय हमें लोगों को बुलाना बड़ा मुश्किल होता था रक्तदान करने में। मैं भी उस समय बहुत कम आयु का था, मैंने भी पहला रक्तदान उसी समय किया अपना। तो पहले से शरीर थोड़ा हल्का था, तो घर के लोग भी कहते थे, संकोच करते थे, डराते थे, पहले से ही बहुत कमजोर है खून देने का और ये मुसीबत हो जाएगी। तो लेकिन हमने उन सबको स्टडी किया पहले,
जो उसका मेडिकली प्रोसीजर है उसको पहले ठीक से हमने स्टडी किया, फिर उनको लेकर के हमने उसका अवेयरनेस कैंपेनिंग स्टार्ट की स्कूल कॉलेजेस में, बच्चों विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में। धीरे धीरे हमारे प्रयास सफल हुए और आज रक्तदान के क्षेत्र में अनेक लोग आगे आकर के स्वेच्छा से किसी दूसरे मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। ठीक है। रक्तदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु से ऊपर होना चाहिए, वजन 50 किलो से ऊपर होना चाहिए, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, रक्तदान करते समय बीमार नहीं होने चाहिए। केवल ये मोटी मोटी 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट ब्लड बैंक में रक्तदान किया जा सकता है और आप ये मानिए कि किसी के जीवन को बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता कि किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है, ऑपरेशन होने वाला है, ब्लड की कमी है, डॉक्टर परेशान है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, परिजन ढूंढ रहे हैं, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो अगर कोई ऐसे मरीज की सूचना मिलती है, रक्तदान करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को सड़क दुर्घटना के कारण बहुत खून बह गया है, रक्त की जरूरत पड़ रही है, करते हैं। कहीं पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो उन्हें रेगुलर ब्लड की आवश्यकता होती है, जैसे ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, डायलिसिस। इस तरह की बीमारियों में रेगुलर मरीज को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब घर वाले कब तक और कितना ब्लड का इंतजाम कर पाएंगे, तो ऐसे समय में लोग हमें संपर्क करते हैं, हम उनके ब्लड की आपूर्ति करते हैं। प्रतिदिन 10 से 12 मरीजों को हम लोग अलग अलग अस्पताल, अलग अलग ब्लड बैंक या अलग अलग शहरों में ब्लड की व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराते हैं। ठीक है। जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड में से बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस के, HIV के, डेंगू के, टाइफाइड के, मलेरिया के, इन्फेक्शन के, एलर्जी के। किसी भी दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले ये सब टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्टिंग का, प्रोसेसिंग का, फिल्ट्रेशन का, पैकेजिंग का चार्ज वो पेशेंट को देना होता है, यानी जो भी पेशेंट की तरफ से उस ब्लड को लेने के लिए आता है। वो सरकारी ब्लड बैंकों के लिए भी गवर्नमेंट ने एक निर्धारित की हुई है, फिक्स फीस है। इसी तरह से प्राइवेट ब्लड बैंकों के लिए उसमें ब्लड का चार्ज नहीं होता, ब्लड का कोई चार्ज नहीं होता है, केवल ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट, माने एक हम जब ब्लड डोनेट करते हैं उसको होल ब्लड कहा जाता है। इस होल ब्लड के अंदर RBC होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। हर पेशेंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चढ़ाने की जरूरत है। किसी को RBC चढ़ेगा, किसी को प्लाज्मा चढ़ेगा, तो उसका फिल्ट्रेशन होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको टेम्परेचर मेंटेन करके स्टोर किया जाता है और तब वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो वो सब मेंटेनेंस चार्ज ब्लड बैंकों को दिया जाता है। रक्तदान की कहीं कोई फीस नहीं होती है, ना ही ब्लड डोनेट करने वाला कोई पैसा मांगता है, ना ही उससे पैसे लिए जाते हैं। केवल प्रोसेसिंग फीस वो देनी होती है। तो अब हम बात करें अगर रक्तदान की संख्या की, तो अब तक हम 10,000 से भी ज्यादा लोगों का रक्तदान करा चुके होंगे। अच्छा जी। 10,000 तो मैं रक्तदाता बता रहा हूँ पिछले 15-16 वर्षों में। और इन 10,000 लोगों ने कितने लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। क्योंकि हमारा हर रक्तदाता हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में रक्तदान कर सकता है। और वो अब केवल युवा पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत अग्रणी हैं। मेरे साथ में मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा भाई, उसकी पत्नी, मेरे ससुराल के लोग, सब ने, हमने अपने अपने परिवारों से उसकी शुरुआत की। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसकी पहल पहले खुद से करनी चाहिए, तभी हम किसी दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। तो अब हमारा रक्तदान का रक्तवीर परिवार बहुत बढ़ गया है। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो 100 बार रक्तदान कर चुके हैं। अजय सिंह चौधरी जी हैं, 204 बार रक्तदान कर चुके हैं। खुर्जा के एक तरुण जी हैं, 106 बार रक्तदान कर चुके हैं। 21 बार मैं कर चुका हूँ। 50-50, 60-60 वाले रक्तदाता हमारे साथ बहुत हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस ब्लड की कोई ब्लड का कोई विकल्प नहीं है, ब्लड की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये केवल किसी इंसान के शरीर से लिया जा सकता है। ये कोई ग्लूकोज की या आयरन की तरह मशीनों से बना करके ब्लड में नहीं चढ़ाया जा सकता। ये एक बॉडी में चढ़ाने के लिए किसी दूसरी बॉडी से ही निकालना पड़ेगा। तो इसकी अहमियत को हमने लोगों को समझाया, इसका महत्व समझाया, इसकी आवश्यकता बताई कि अगर सभी लोग रक्तदान से संकोच छोड़ दें तो हमारे देश में कोई भी मरीज
खून की कमी से नहीं नहीं मरेगा। ये संकल्प आज से 16 साल पहले हमने अपने बुलंदशहर जिले में लिया था, जब हमने अपने अस्पतालों में लोगों को डरते, बिलखते, तड़पते देखा। मरीज के घर वाले हैं साथ में, लेकिन वो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। डरते थे, डरने के कारण डोनेट नहीं कर पाते थे। यानी लोग मौजूद हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, लेकिन वो डोनेट करने में घबरा रहे हैं, सुई लगाने में घबरा रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे हम देखते हैं, बड़े बड़े बलशाली हैं, बाहुबली हैं, लेकिन सुई देख कर डर जाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो उनके मन के डर को दूर करना, और वो डर तब तक बना रहता है जब तक कि पहली बार सुई ना लग जाए। और जैसी पहली बार एक बार सुई लगेगी, उस सुई का दर्द आप तुरंत भूल जाएंगे जब सामने वाले की बचती हुई जान की खुशी देखते हैं। तो उसके आगे हमारी सुई का डर कुछ नहीं है। तो अब लोग सुई से नहीं घबराते हैं, अब करते हैं। और इस 15-16 वर्षों के सफर में हमने तमाम पुलिस विभाग के अधिकारी, राजनीतिक लोग, सांसद, विधायक, चेयरमैन, विद्यार्थी, स्टूडेंट, लड़के लड़कियां, ऐसे अनेक लोगों को प्रेरित किया है जिन्होंने पहले दूसरा रक्तदान हमारे माध्यम से किया और वो उसके बाद रेगुलर ब्लड डोनर हो गए। नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिलते हैं, रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं। जैसे पॉजिटिव है मेरा, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, वो बहुत ढूंढने में लाखों लाखों की संख्या में किसी को मिलता है। तो उन सब का एक डेटा हमने मेंटेन किया हुआ है, पूरी लिस्ट बना रखी है, एक्सेल फाइल बना रखी है। हम सारे काम अपने गूगल शीट के माध्यम से मेंटेन करते हैं। कभी कोई हमें किस ब्लड के लिए संपर्क कर रहा है, फिर उसी ब्लड ग्रुप के डोनर को हम संपर्क करके उनके पास भेजते हैं। कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी डोनेशन की अलग अलग बना रखी है ब्लड ग्रुप की, उन्हें वहां भेजते हैं। इसमें भी दिक्कत ये आती है कि एक ही ग्रुप के कई लोगों को फोन करते हैं तब कोई उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि वो ब्लड डोनेट करने वाले जो लोग हैं, कोई बाहर है, कोई खुद बीमार है, कोई किसी और काम में लगा हुआ है, कोई ऑफिस में है। तो जब हम 8-7 लोगों को संपर्क करते हैं तब उनमें से एक उपलब्ध हो पाता है। तो इस रक्त सेवा में भी बड़े बड़े भावुक करने वाले घटनाक्रम होती हैं। लोग ऐसा भी मिलते हैं कि खुद अपने मरीज को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे मदद की उम्मीद करते हैं, हमारी सहायता का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनको भी फिर समझाते हैं कि भाई जब तुम खुद अपने मरीज के लिए ब्लड नहीं दोगे तो हम किसी अपने अनजान व्यक्ति को, तुम्हारे प्रति अनजान अपरिचित व्यक्ति को बुलाने के लिए हम तैयार हो जाएं कैसे? लेकिन पहले आपको करना होगा। आप अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं दे सकते तो फिर दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो हम अपनी तरफ से भी डोनेशन कराते हैं और फिर एक डोनेशन उनके परिवार से भी कराते हैं। तो उससे वो उनका मन का डर निकलता है, वो आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी हमारे काम की सफलता होती है। अच्छा सर, इसमें बहुत सारे सवाल एकदम नए नए जन्म ले लिए हैं, बट सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि बहुत लोगों को डर लगता है कि जहां आप ब्लड डोनेट करते हो वहां की निडल्स सब ठीक होती हैं या फिर कोई हार्मफुल चीज तो नहीं होती? नहीं, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा। उसको फॉलो करना होता है। वो सब काम अब ऑनलाइन होता है, कब किसका डोनेशन हो रहा है और वो ब्लड डोनेट किया हुआ किस पेशेंट को जा रहा है। वो NBTC और SBTC 2 बड़ी संस्थाएं हैं, भारत सरकार के अंतर्गत चलती हैं। NBTC का मतलब होता है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, इसी तरह से SBTC यानी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ये ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे ब्लड बैंकों का सबका संचालन उनके आधार पर होता है, उनकी लाइसेंस देने की प्रक्रिया, उनको जांच करने की प्रक्रिया, उनको ऑडिट करने की प्रक्रिया, वो सब ये NBTC और SBTC करते हैं। ठीक है। सभी का ये हर जिले में एक एक नोडल ऑफिसर होता है जो सब पर नजर रखता है, सबके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करता है और उनकी क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसका सारा अवलोकन भी करता है। सब जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं। कागज, रजिस्टर, पेपर के साथ साथ ऑनलाइन वर्क के लिए अलग से पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे भी सारी एंट्री होती है कि किसने किस ग्रुप का कब क्या ब्लड दिया और वो किसको उपयोग किया गया। उसका मिसयूज करने की संभावना अब नहीं है। अच्छा, ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान तो नहीं होता? किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे अपने खुद के शरीर के लिए लाभदायक होता है। हमारा पुराना खून, पुराना शरीर का जो RBC रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बार बार नहीं बनते हैं। तो उनको निकाल करके हमने किसी दूसरे को दिया तो हमारे शरीर में नया खून बनेगा। नया खून बनेगा, उसकी गुणवत्ता और बढ़ेगी।
पुराना खून जमा रहता है या ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाता है। सामान्यतया हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में एचबी कहा जाता है, वो 11 से 16 तक होना चाहिए। 11 से कम है 10 तक भी चलेगा, लेकिन अगर 16 से ऊपर है तो वो एब नॉर्मल है। वो अगर ऊपर जाएगा 16, 17, 18 तो वो गाढ़ा होने लगेगा, हमारी नसों में जमने लगेगा। जो हमारी वेन्स होती हैं ब्लड सर्कुलेशन की, उनमें वो खून के क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो खून जितना गाढ़ा होगा उतना हानिकारक होगा, खून जितना पतला होगा उतना लाभदायक होगा। तो डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि अगर खून गाढ़ा हो रहा है, खून में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट शरीर में दिखने लगते हैं, तो ब्लड डोनेट करने के लिए वो सजेस्ट करता है। तो ये हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए और पूरे शरीर की फिटनेस के लिए बहुत जरूरी भी है और लाभदायक भी है। अच्छा, जितनी बड़ी संस्था, जितना अच्छा काम, इतनी ही उंगली उठती है। जी जी जी, ठीक है जी। अच्छा सर, कुछ ऐसे, मैं तो गलत नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसकी भावना ही उसने बता दी हमें। क्या ऐसा हुआ है कि आपकी संस्था में कभी भी मिसयूज किया गया इसका? जैसे कि हमने मतलब ठीक है, सर्वे करने से ही पता लगा थोड़ा कि भाई, किसी ने बताया? हाँ, ऐसा सुनने में आया कि भाई जब देने गए तो बस ब्लड हमारा लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट दिया, बात खत्म। मगर जब हमारे किसी पारिवारिक को किसी जरूरत पड़ी तो हमसे मनचाहा अमाउंट लिया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया है और ब्लड लेने की प्रक्रिया है, ठीक है, इन दोनों में ही हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमारा रोल केवल मोटिवेशन का है। यानी एक मरीज को ब्लड चाहिए, एक व्यक्ति ब्लड दे सकता है, हमने उनको दोनों को आपस में मिलाया, उसने ब्लड डोनेट किया परिवार की मौजूदगी में। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप्स के साथ साथ इंडिविजुअल डोनेशन का सेवा ज्यादा है। जरूरतमंद मरीजों को जब भी अस्पतालों में जरूरत होती है, वो अलग अलग ब्लड बैंकों में उनके डिमांड लेटर आते हैं। उस लेटर के आधार पर जहां हॉस्पिटल उनको सजेस्ट करता है, उसी ब्लड बैंक में हम अपना डोनर भेजते हैं। डोनेट करने वाले ने अपना ब्लड डोनेट किया और वो मरीज के घर वालों ने उसका प्रोसेसिंग फीस पे किया और वो ब्लड लेकर के चले गए। केवल उनको आपस में मिलाने की हमारी जिम्मेदारी और भूमिका होती है। अब जहां तक बात है ब्लड डोनेट करके आवश्यकता की, जो वॉलेंटरी डोनेशन किया जाता है, जिसका हिंदी में स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं, जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में भी होता है और कोई अपनी इच्छा से ब्लड बैंक में भी जाकर के किया कर सकता है, उनको एक ब्लड डोनर सर्टिफिकेट, एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, डोनर कार्ड दिया जाता है, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी होती है। उस 6 महीने के अंदर अगर उनके किसी परिवारजन को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसी ब्लड बैंक से जिसमें उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है, उस कार्ड को जमा करके, दिखा करके, बिना दोबारा ब्लड डोनेट किए अपने पेशेंट का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करके। वो प्रोसेसिंग फीस सभी जगह नोटिस बोर्ड में लिखी होती है, सरकार के द्वारा निर्धारित है। जैसे मैं बताऊं, उदाहरण के लिए, जिला अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का पेशेंट ब्लड लेगा तो उसे 1050 रुपया फीस देनी होगी। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का पेशेंट किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेगा तो उसे 1450 रुपया फीस देनी होगी। किसी सरकारी अस्पताल में ही भर्ती पेशेंट उसी सरकारी अस्पताल के ही ब्लड बैंक से ब्लड लेगा तो उसे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, वो निःशुल्क रहेगी सरकार की तरफ से। इनसे अलावा अगर कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूली कर रहा है कोई भी ब्लड बैंक, तो मैंने पहले ही बताया कि उसके लिए एसबीटीसी या एनबीटीसी में शिकायत करने का, सूचना देने का पूरा सबको अधिकार है, संविधान भी है, सबको अधिकार है। सब जगह सीसीटीवी कैमरे मैंने पहले भी बताए लगे हुए हैं और उनको उसकी रिसिप्ट देना भी जरूरी है। जितना वो पेमेंट ले रहे हैं प्रोसेसिंग फीस के तौर पर, उसकी वो रसीद देंगे, जितना भी पेमेंट वो चाहे 1450 लें, चाहे सरकारी 1050 रुपया लें। ब्लड डोनेशन के साथ साथ प्लेटलेट्स का भी एक प्रोसीजर होता है जिसको जंबो पैक कहा जाता है। सामान्य भाषा में उसे हम लोग जंबो पैक भी बोलते हैं, एफ्रेसिस भी बोलते हैं। तो जब कोई पेशेंट डेंगू से पीड़ित होकर के उसके शरीर की प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती हैं, 10,000, 20,000, 25,000 रह जाती हैं, तो उन्हें किसी दूसरे के स्वस्थ शरीर से प्लेटलेट्स निकाल करके प्लेटलेट चढ़ानी होती हैं। जैसे बरसात के बाद ये डेंगू का सीजन आएगा और इसमें बड़ा हाहाकार मचता है, बहुत लोग पीड़ित होते हैं डेंगू से। तो वो जो प्लेटलेट्स का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और पेमेंट भी ज़्यादा लगता है।
लगभग 2-2.5 घंटा उसमें पूरा समय लग जाता है। बहुत सारे उसी ग्रुप के डोनर बुलाने पड़ते हैं, सेम ग्रुप के। फिर उनका खुद का सीबीसी चेक करना होता है, उनके खुद के बॉडी में कितने ब्लड काउंट्स हैं, प्लेटलेट्स कितनी हैं, हीमोग्लोबिन कितना है। उनको सेलेक्ट करने के बाद में ये देखा जाता है कि देने वाले के खुद के शरीर में 2 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स होनी चाहिए। तो वो प्लेटलेट डोनेट करता है, उसकी अलग मशीन होती है, उसमें 11,000 या 10,500-11,000 रुपया उसका प्रोसेसिंग फीस होता है, क्योंकि वो जो उनका पूरा सिंगल यूज इक्विपमेंट होता है, पूरी मशीन जो होती है, जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम, वो एक बार यूज होता है, बाहर से एक्सपोर्ट होता है। तो सभी ब्लड बैंक वाले उसका इस्तेमाल करते हैं और वो 10-12 हज़ार रुपया में किया जाता है। उसका छोटा पैकेट, मतलब वो येलो कलर का प्लाज्मा प्लेटलेट्स निकाल करके फिर पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। तो उसमें समय भी ज़्यादा लगा, पैसा भी ज़्यादा लगा, लेकिन जो भी वो पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट उनको मिलती है, लेनी चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई निश्चित सीमा से ज़्यादा पैसा वसूली कर रहा है तो वो शिकायत करने का अधिकारी हो, शिकायत होनी ही चाहिए। और उस पर एक्शन होता है क्या? हाँ, अगर शिकायत होगी और उसकी जांच होती है और जांच में वो सही पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा केस आया आज तक जब सब आप काम कर रहे हैं? यहाँ पर कई ब्लड बैंकों पर छापा, जांच, ये सब होती रहती हैं, लेकिन कौन ब्लड बैंक किस तरह से काम कर रहा है इसकी निगरानी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम केवल रक्तदाता उपलब्ध कराने का होता है। अब कौन कैसे काम कर रहा है उसकी छानबीन करना प्रशासन का काम है, मेडिकल ऑफिसर का काम है, एसबीटीसी और एनबीटीसी का काम है। शिकायत करने का काम